हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों हमारे चैनल में उत्तराखंड की निःशुल्क सीरीज चलाई जा रही है। और दोस्तों हमारे टॉपिक चल रहा था उत्तराखंड का इतिहास। और उत्तराखंड के इतिहास में हम लोग पढ़ रहे थे गढ़वाल का परमार शासक। तो गढ़वाल के जो परमार नरेश थे, 60 नरेश हुए हैं कुल मिला के, उन सब के बारे में हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। जो पिछली वाली वीडियो थी वो मानवेंद्र शाह, जो कि परमारों के अंतिम राजा होते हैं, 60वें राजा, उनके बारे में हमने अध्ययन किया था। उसके बाद मैंने आपसे कहा था कि जो परमार शासक हुए थे गढ़वाल के, उनकी जो शासन प्रशासन की जो व्यवस्था थी, उनकी जो भी अपने अपने राज्य में जो भी व्यवस्था रही होगी, भूमि व्यवस्था हो, न्याय व्यवस्था हो, कुछ भी व्यवस्था हो, उसके बारे में भी हमको पढ़ना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि देखिए कोई सा भी राजवंश सब स्थापित होता है तो उसकी जो प्रशासनिक जो व्यवस्थाएं होती हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर हम भारत के सापेक्ष बात कर लें, जैसे मुगल कालीन जो प्रशासनिक व्यवस्था है, सल्तनत कालीन प्रशासनिक व्यवस्था है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। मौर्य कालीन प्रशासनिक व्यवस्था है, गुप्त कालीन प्रशासनिक व्यवस्था है, तो यहाँ से हमेशा से ही क्वेश्चन बनते हैं। तो इसी प्रकार से हम लोग परमार नरेशों की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी उसके बारे में भी हम लोग अध्ययन करेंगे। तो चलिए ठीक है, आज हम लोग पढ़ रहे हैं गढ़वाल के परमार नरेशों का प्रशासन। देखिए एक बात यहाँ से और समझेंगे, जो ये गढ़वाल के परमार नरेश हुए हैं, इनकी प्रशासनिक व्यवस्था काफ़ी लंबी है। इसको एक वीडियो में कवर करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर एक ही वीडियो में कवर करो तो वीडियो 1 घंटे से ऊपर चली जाएगी। तो इसको हम 2 या 3 वीडियो में इसको हम लोग पूरा करेंगे। 2 या 3 वीडियो में सारा हमारा कवर हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। गढ़वाल के परमार नरेशों का शासन प्रशासन किस तरीके का था उसके बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए एक एक चीज़ जानेंगे, बिल्कुल डीप जानेंगे, एकदम मतलब समझ के एक एक चीज़ को बिल्कुल डिटेल से पढ़ेंगे हम लोग। चलिए ठीक है, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि परमारों में राजा की स्थिति के बारे में। देखिए गढ़ नरेश राज्य का सर्वोच्च अधिकारी होता था। मतलब कि जो परमारों में जो राजा होता था वही सर्वोच्च अधिकारी होता था राज्य का, ध्यान रखना है। इस समय राजा की शक्तियां राज्य की संपूर्ण अचल संपत्तियों पर थी। मतलब जो राज्य की जो भी अचल संपत्ति होगी उन पर, जो संपूर्ण अचल संपत्तियों पर जो अधिकार होगा वो किसका होगा? राजा का ही होगा। तथा वह राज्य की संपूर्ण व्यवस्था के शीर्ष पर था। मतलब जो राज्य की जो सारी व्यवस्थाएं हैं, कोई सही पद हो, कुछ भी हो, उसके सबसे शीर्ष पर कौन रहेगा? वो रहेगा राजा। चलिए ठीक हो गया। फिर देखिए राजा को बोलांदा बद्री से बद्रीनाथ कहा जाता था। देखिए ये आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि गढ़वाल में परमार जो शासक थे उनको क्या कहा जाता था? बोलांदा बद्री। जो वहाँ की प्रजा थी, गढ़वाल की जो प्रजा थी, वो अपने राजा को जो बद्रीनाथ हैं, या फिर बद्रीनाथ मतलब जो विष्णु भगवान हैं, तो उन्हीं का कुछ इनको प्रतीक मानते थे, इसलिए यहाँ के राजा को बोलांदा बद्रीस कहा जाता था। बहुत ही महत्वपूर्ण है, इतना आपको याद करना है। बोलांदा बद्रीस या बोलांदा बद्रीनाथ के नाम से भी आ सकता है। चलिए ठीक है। फिर देखिए इस समय राजा निरंकुश नहीं था, वह अपने मंत्रिमंडल के परामर्श से ही शासन चलाता था। मतलब अगर देखिए कहीं कहीं क्या होता है, कहीं कहीं किसी किसी राज्य में क्या होता है, निरंकुश शासन की स्थापना हो जाती है तो राजा अपनी मनमानी करता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं था। जो राजा था वह अपने मंत्रिमंडल के परामर्श से ही प्रशासन चलाता था। मतलब सबकी वह परामर्श लेगा, सबका परामर्श लेगा, उसी के बाद ही वह कोई डिसीजन लेता था। और देखिए राजा मंत्री परिषद का अध्यक्ष होता था। अगर हम लोग बात करते हैं परमार वंश में मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होता था, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? राजा ही मंत्री परिषद का अध्यक्ष होता था। फिर देखिए इस समय शासन प्रशासन में वंशानुगत उत्तराधिकार की प्रथा थी। जैसे कि हम लोग पढ़ते हुए आए हैं, अभी तक कोई भी राजा आया है तो उसके बाद उसका पुत्र ही राजा बनाया। मतलब कोई सा भी राजा हो, अगर उसका पुत्र है तो वही राजा बनेगा। देखिए इस समय शासन प्रशासन में वंशानुगत उत्तराधिकार की प्रथा थी और ज्येष्ठ पुत्र ही युवराज होता था, जिसे कुमार कहा जाता था। देखिए शुरू में जो ये युवराज हुए हैं परमारों के, जब हम शुरुआती हम लोग अगर बात करते हैं, शुरुआती जो पवार शासक हुए हैं उनके जो युवराज होते थे तो उनको कुमार कहा जाता था। बाद में इनको टीका कहा जाने लगा था। जब आगे मैं जैसे हम पढ़ेंगे तो अभी आगे आपको बताऊंगा, तो आपको याद रखना है जो शुरुआती जो परमार शासक थे, उनमें युवराज थे, उनको शुरुआत में कुमार कहा जाता था। और इस समय शासन प्रशासन में वंशानुगत अधिकार की प्रथा थी और ज्येष्ठ पुत्र मतलब जो बड़ा पुत्र होगा वही राजा बनेगा। छोटा पुत्र नहीं, जो बड़ा पुत्र होगा वही इस समय राजा बनता था, जिसको कि कुमार कहा जाता था। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। फिर देखिए राजा के अपुत्र होने पर सामान्यतः उसका अनुज युवराज बनता था। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है। अगर राजा का कोई पुत्र नहीं होगा, राजा निसंतान होगा, तो उसका क्या होगा? उसके बाद उसका अनुज मतलब कि छोटा भाई, जो राजा का छोटा भाई होगा वही गद्दी संभालता था। जैसे कि हमने पढ़ा था श्याम श्याम शाह। श्याम शाह की कोई संतान नहीं होती है, तो श्याम शाह की कोई संतान नहीं थी, उसके बाद उसका चाचा जो महिपत शाह होता है वो गद्दी पर बैठता है, जो कि मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, बहुत पहले पढ़ा चुका हूँ। चलिए ठीक हो गया। फिर देखिए 16वीं शताब्दी के आसपास पहाड़ी राज्यों में युवराज को टीका भी कहा जाने लगा था। तो क्वेश्चन बनता है दोस्तों, परमार वंश में युवराज को क्या कहा जाता था? आपका उत्तर क्या हो जाएगा? टीका कहा जाता था युवराज को। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आने वाले एग्जाम के लिए। परमार वंश में टीका किसे कहा जाता था? आपका उत्तर क्या हो जाएगा?
जाएगा युवराज को ही टीका कहा जाता था। चलिए ठीक हो गया। और जो ये यहाँ पर आप देख रहे हैं राजा के अपुत्र होने पर सामान्यतः उसका अनुज युवराज बनता था। तो जो ये देखिए जैसे जो गढ़वाल के परमार शासक थे राजपूत थे, और जो भारत में भी जो समस्त राजपूत शासन चलते उनकी जो सत्ता चल रही थी संपूर्ण भारत में, उनमें भी यही प्रथा थी। मतलब कि राजा के बाद अगर उसका पुत्र है तो उसका ज्येष्ठ पुत्र ही राजा बनेगा, अगर राजा का कोई पुत्र नहीं है, राजा निसंतान है, तो उसका अनुज मतलब कि उसका छोटा भाई ही युवराज जो है अगला राजा बनता था। चलिए ठीक हो गया। फिर थोड़ी हम प्रशासन की बात कर लेते हैं। देखिए अगर हम लोग बात करते हैं राज्य का सर्वोच्च मंत्री इसमें कौन होता था, क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि परमार वंश में राज्य का सर्वोच्च मंत्री कौन था। आपका उत्तर क्या हो जाएगा, मुख्तार ही यहाँ का राज्य का सर्वोच्च मंत्री था। फिर देखिए जो ये मुख्तार थे ना, जैसे कि अगर कोई राजा शक्तिशाली हुआ, अगर वो राजा योग्य हुआ तो ठीक है, लेकिन अगर कोई राजा योग्य नहीं होता था तो क्या उस कंडीशन में क्या होता था उसको हम लोग समझेंगे। दुर्बल नरेशों के समय ये मुख्तार संपूर्ण शक्ति अपने हाथों में ले लिया करते थे। तो अगर जैसे कोई राजा आएगा, अगर वो लगता था मुख्तार को कि राजा योग्य नहीं है प्रशासन करने के, तो ये मुख्तार क्या करते थे, संपूर्ण शक्ति को अपने हाथों में ले लिया करते थे। तो याद रखना है आपको, जो राज्य का सर्वोच्च मंत्री होगा परमार शासकों में वो होगा मुख्तार। राजा अपने आदेश दफ्तरी के माध्यम से ही देता था। देखिए जो दफ्तरी था वो राजस्व से संबंधित था। इस दफ्तरी के बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए दफ्तरी राजकीय कार्यालय का महानिदेशक होता था। जो ये दफ्तरी का जो कार्यालय होता, जो दफ्तरी का जो कार्यालय होता था उस टाइम पे, जहाँ पर राजा की राजधानी होगी वहीं पर ही इस दफ्तरी का कार्यालय होता था। तो अगर कर्मचारियों की नियुक्ति हो, कोई पुरस्कार देना हो, दंड देना हो, किसी कर्मचारी का स्थानांतरण करना हो, तो यह इसी दफ्तरी के आदेश से ही हुआ करता था। तो महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। फिर देखिए प्रत्येक परगने के सैनिक शासक कहलाते थे। तो ये कहलाते थे फौजदार। क्वेश्चन मतलब दोस्तों परमार राज्य में प्रत्येक परगने के सैनिक शासक क्या कहलाते थे। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, फौजदार। जो परगने का जो अधिकारी होगा वो क्या कहलाएगा, फौजदार। चलिए ठीक हो गया। अब इस फौजदार का कार्य क्या होता था, देखिए परगने में जो भी सुव्यवस्था थी, मतलब परगने की जो व्यवस्था होगी उसको कौन देखेगा, फौजदार। वो जो परगने की सीमाओं की रक्षा कौन करेगा, फौजदार। और वहाँ से राजस्व वसूली का जो कार्य भी फौजदार को ही सौंपा गया था। चलिए ठीक हो गया। अब देखिए राजधानी की सुरक्षा मतलब जो राजधानी की जो सुरक्षा करेगा उस अधिकारी का नाम क्या था, गोलदार। अब देखिए यहाँ से गोलदार और फौजदार के बारे में थोड़ा सा यहाँ से आपको कन्फ्यूजन रहेगा, इसको हम लोग समझ लेते हैं। देखिए अगर हम लोग बात करते हैं राजधानी के बारे में, जैसे कि परमारों की राजधानी कहाँ थी मध्यकाल में नहीं, जैसे हम लोग बात करते हैं 37 राजा अजयपाल से लेकर 54 राजा प्रद्युम्न शाह तक जो परमारों की राजधानी रही थी, कहाँ रही थी, वो रही थी आपकी कहाँ पर, श्रीनगर में। तो अगर हम बात करते हैं श्रीनगर में राजधानी रहेगी, तो राजधानी की सुरक्षा जो अधिकारी रहेगा वो रहेगा गोलदार। सिर्फ और सिर्फ राजधानी यानी कि श्रीनगर की सुरक्षा का जो जो अधिकार जो वहाँ पर श्रीनगर की सुरक्षा का जो अधिकारी होगा वो होगा कौन, गोलदार। अगर हम लोग बात करते हैं जो पूरा राज्य है उस राज्य की सीमाओं की रक्षा करना, उस राज्य में जो भी परगने हैं उनकी सुव्यवस्था करना, वहाँ से राजस्व की वसूली करना, तो वो कार्य कौन करता था, वो करता था फौजदार। और जो ये गोलदार होता था इसकी स्वयं की भी एक सेना होती थी, अपनी इच्छा अनुसार ही उसमें सेना में सैनिकों को भर्ती करते थे। अब वो करते क्यों थे, जो उनकी राजधानी थी परमारों की उसकी सुरक्षा करने के लिए ही अपनी मनमर्जी के मुताबिक ही उसमें सैनिकों की भर्ती किया करते थे। अब देखिए इनका कार्य जो महत्वपूर्ण इनको कार्य दिया जाता था, देखिए जैसे राजकोष की इनको सुरक्षा करनी होती थी। राजकोष जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, मतलब जो कि वहाँ पर राजकोष है जहाँ सारा का सारा धन, राज्य का सारा धन कहाँ होता है, राजकोष में ही होता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी इनको दी गई थी। राज्यसभा और महत्वपूर्ण कार्यालयों की सुरक्षा करना भी इन्हीं का ही कार्य था। मतलब कि देखिए राजकोष कहाँ होगा, राजधानी में ही होगा। राज्यसभा कहाँ होगी, ये भी राजधानी में ही होगी। और जो महत्वपूर्ण कार्यालय होंगे वो कहाँ होंगे, राजधानी में ही होंगे। तो इस प्रकार से जो राजधानी रहेगी परमार शासकों की, उसकी सुरक्षा करने का दायित्व किसके पास था, गोलदारों के पास ही था। चलिए ठीक हो गया। अगर हम लोग बात करते हैं परामर्श शासकों के परामर्शदाताओं के बारे में कि इनके परामर्शदाताओं को क्या कहा जाता था, आपका उत्तर क्या हो जाएगा, नेगी। जो ये नेगी जाति के लोग थे इनका कार्य क्या था, परामर्शदाता का कार्य करना है इनका कार्य था। तीव्र संदेशवाहक, अगर हम लोग बात करते हैं कि परमार वंश में तीव्र संदेशवाहकों को क्या कहा जाता था, आपका उत्तर क्या हो जाएगा, चढ़ू। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है आने वाले एग्जाम के लिए, चढ़ू हो गया, नेगी हो गया, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। मैंने आपको बताया ना जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं होती हैं वहां से क्वेश्चन बनते हैं, इसीलिए आपको याद रखना है। परमार शासन में तीव्र संदेशवाहकों को क्या कहा जाता था, आपका उत्तर क्या हो जाएगा, चढ़ू। चलिए ठीक हो गया।
फिर देखिए राजसभा तथा राजप्रसाद में अर्दली का कार्य करने वाले को क्या कहा जाता था? आपका उत्तर क्या हो जाएगा? चाकर। ये देखिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है आने वाले एग्जाम के लिए। हर एग्जाम में यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन बनता है। जो परमारों की जो प्रशासनिक व्यवस्था है और जो चंदों की प्रशासनिक व्यवस्था है, यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन, एक या दो क्वेश्चन हमेशा से ही बनते हैं। और ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, इनको याद करना ही है, क्योंकि ये छोड़ने वाले क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं है। फिर देखिए राजा के साथ चांदी का दंड लेकर चलने वाले को क्या कहा जाता था? देखते होंगे आप फिल्मों में, जब कोई राजा चलता है तो उसके साथ एक आदमी होता है, उसके हाथ में छतरी नुमा कुछ होता है, उसी को चांदी का दंड बोला जाता होगा उस टाइम पे। तो राजा के साथ चांदी का दंड लेकर चलने वाले को क्या कहा जाता था? आपका उत्तर क्या हो जाएगा? चौबदार। बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है ये, जितने भी मैंने आपको बताया है, नेगी, चड़ू, चाकर, चौबदार, ये क्वेश्चन दोस्तों आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। गोलदार है, फौजदार है, ऐसे क्वेश्चन वर्तमान में एग्जाम में बनते हैं। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग आगे। फिर देखिए यहाँ पर एक व्यक्ति की देखिए थोकदार है, यहाँ पर थोकदार की भी एंट्री हो गई है। तो थोकदार का क्या कार्य होता है? थोकदार का कार्य भी यहाँ पर राजस्व की वसूली करना ही इसका कार्य होता था। मतलब जो मुख्यतः इसका कार्य होगा वो रहेगा थोकदार। तो इन्हें कमीण या सयाना भी कहा जाता था। देखिए वैसे थोकदारों को ही कमीण या सयाना कहा गया है, ध्यान रखना है आपको। कमीण या सयाना किसे कहा गया है? थोकदारों को ही कमीण या सयाना कहा गया है। मतलब कि पहले इनको थोकदार बोला जाता था, बाद में इनका जैसे मतलब समय के साथ नाम परिवर्तन होते जाता है, तो बाद में इनको कमीण सयाना कहा जाने लगा था। चलिए ठीक है। फिर देखिए थोकदार परगने में प्रत्येक गांव के प्रभावशाली व्यक्तियों में से किसी एक को प्रधान नियुक्त करता था। मतलब कि जैसे कोई भी व्यक्ति होगा, जैसे मान लिया इस थोकदार का कार्य ये रहता था, जैसे कि कोई भी गांव है, उस गांव में कोई भी प्रभावशाली व्यक्ति है या फिर कोई शक्तिशाली व्यक्ति है या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जिसका गांव पर अपना प्रभाव हो, ये क्या करते थे? उस व्यक्ति को प्रधान नियुक्त कर दिया करते थे। प्रधान कहें प्रधान कहें बात एक ही है। तो अब देखिए इस प्रधान को हटाएगा भी थोकदार, और जो मतलब नियुक्ति भी इसकी कौन करेगा? थोकदार ही करेगा। और ये प्रधान को हटाएगा कौन? वो थोकदार ही हटाएगा। मतलब जो पूरा निर्णय है वो थोकदार के ऊपर ही है। और जो प्रधान होते थे गांव में राजस्व वसूली करने का इनका कार्य होता था। मतलब जैसे गांव की जो राजस्व वसूली होगी वो कौन करेगा? वो करेंगे कौन? प्रधान। चलिए ठीक हो गया। फिर देखिए ये जो प्रधान थे मतलब समय समय पर ये थोकदारों को खुश करने के लिए बार बार इनको मतलब उपहार भी ऐसे दिया करते थे। बहुत सारी चीज़ें थी उस टाइम पे जो कि खुश रखने के लिए किया जाता था। तो क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि परमार वंश में ये मतलब प्रधानों को कौन नियुक्त करता था? आपका उत्तर क्या हो जाएगा? थोकदार इस समय प्रधानों को नियुक्त करता था। चलिए ठीक हो गया। और देखिए जो प्रशासनिक जो व्यवस्थाएं होती हैं ना, इस समय के साथ चेंज होती जाती हैं। अभी देखिए जब मैं आपको ये प्रधान और ये कमीड और सयाना के बारे में मैं जब आपको पढ़ा रहा था, पृथ्वीपति सागर में भी मैंने कुछ आपको बताया था उस टाइम पे भी। तो ये जब चीज़ें होती हैं ना, समय के साथ साथ चीज़ें चेंज होती जाती हैं। कमीड या सयाना हम इनको चंदों में भी थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। हम जब ब्रिटिश काल पढ़ेंगे तब वहाँ भी हम लोग इनको डिस्कस करेंगे। तो जो इनके पद होंगे समय के साथ साथ ये बदलते हुए जाते हैं। आपको ये याद रखना है कि हम ये चीज़ परमारों के टाइम पे पढ़ रहे हैं। परमारों के टाइम पे ये चीज़ क्या थी और इस चीज़ को क्या कहा जाता था। चलिए ठीक है। फिर देखिए मंत्रियों एवं पदाधिकारियों के उसमें पद क्या क्या थे, थोड़ी सी इस पर हम लोग झलक डाल लेते हैं। हालांकि एग्जाम में तो ऐसा नहीं पूछ सकता है, लेकिन आपको ध्यान तो रखना है। अगर आपने परमार वंश अगर इतना पढ़ लिया है, जहां आपने 60 राजाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली है, तो आपको पता होना चाहिए कि उसमें कैसे कैसे पद रहे होंगे। हो सकता है कभी कभी डीप एग्जाम बन जाता है तो ये क्वेश्चन बन जाता है। चलिए ठीक हो गया। राजमहिषी महारानी को बोला था। कुंवर या कुमार जो राजकुमार होते थे उनके लिए शब्द प्रयोग किया गया है। गुरु या राजगुरु, बाद में ये जो पद था गुरु या राजगुरु का, बाद में इनको धर्माधिकारी के नाम से जाना जाने लगा था। फिर देखिए पुरोहित का पद होता था। मुख्तार जिसको महामंत्री बोला जाता था। वजीर जो प्रशासन का अध्यक्ष था। फिर देखिए दीवान जो कि सेनापति का कार्य करता था। दफ्तरी राजादेश प्रभारी हुआ करता था। बक्सी दूध प्रेषक हुआ कर दो दूध को भेजेगा, वो बक्सी का कार्य था। नेगी संभ्रांत क्षत्रिय प्रतिनिधि इसके इसके अंडर में आएगा। फिर देखिए गोलदार जो राजधानी का सुरक्षा अध्यक्ष होगा, मतलब इसके बारे में हम लोग पढ़ भी चुके हैं। गोलदार वकील जिसका कार्य क्या होता है? राजदूत का। तो ये इस समय कुछ इनकी जो पदाधिकारियों के पद थे इस समय कुछ इस प्रकार से बटे हुए थे। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों आगे। फिर देखिए यहाँ पर एक पद हमको और मिलता है शून्यपाल, जिसका रीजेंट भी बोला जाता है। शून्यपाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए जो जो किताबों में दोस्तों लिखा हुआ है ना, वो मैं आपको सारा का सारा मैटर दूंगा। ये नहीं कि एक किताब पकड़ी वहीं से कुछ उठा लिया, ऐसा नहीं। जो जिन जिन किताबों में जो जो मैटर इन परमारों के बारे में मिलेगा, वो सारे की सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। अभी शून्यपाल कौन थे, इनके बारे में हम लोग जानते हैं, इनका क्या कार्य हुआ करता था। देखिए परामर्शदाताओं की अनुपस्थिति में ये कार्य करते हैं। मतलब जब दरबार में कोई परामर्शदाता नहीं होता था, अगर मान लिया कोई छुट्टी में है, कोई
कहीं गया हुआ है तो दरबार में कोई परामर्शदाता अगर नहीं है तो उनकी अनुपस्थिति में ये शून्यपाल ही कार्य किया करते थे, इसलिए महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन बन सकता है परमार शासकों में परामर्शदाताओं की अनुपस्थिति में उनका कार्य कौन करते थे? आपका उत्तर क्या हो जाएगा? शून्यपाल। चलिए ठीक हो गया। फिर देखिए जहाँ हमने गुरु की बात की थी अभी अभी मैं जब आपको पद पढ़ा रहा था कि गुरु थे जो उनको बाद में धर्माधिकारी के नाम से जाना जाने लगा था। अच्छा कुछ गुरु हुए हैं इनके बारे में हम लोग जान लेते हैं, महत्वपूर्ण है। देखिए श्याम शाह के समय गुरु कौन थे? जो उनके राजगुरु थे वो कौन थे? शंकर गुरु। फतेहपति शाह के समय जो उनके राजगुरु थे वो कौन थे? श्रीनिवास। प्रद्युम्न शाह के जो समय राजगुरु थे वो कौन थे? श्रीपति। देखिए ये महत्वपूर्ण शासक हैं, इसलिए इनके गुरु आप याद कर लीजिए। इनके राजगुरुओं के बारे में दोस्तों एग्जाम में पूछ सकता है, इसलिए आपको याद करना है। श्याम शाह के शंकर गुरु, फतेह शाह के श्रीनिवास और प्रद्युम्न शाह के श्रीपति। चलिए ठीक हो गया। फिर देखिए आगे चलकर ये गुरु ही धर्माधिकारी कहे जाने लगे थे। मतलब कि जैसे मैंने आपको बताया ना गुरु हो राजगुरु हो, पहले इनको गुरु या राजगुरु के नाम से जाना जाने लगा था। जैसे ही समय का परिवर्तन होता है, समय बढ़ता जाता है, उसी के साथ साथ चीजें भी चेंज हो जाती हैं, तो आगे चलकर ये गुरु ही धर्माधिकारी कहे जाने लगे थे। और धर्म संबंधी जो भी निर्णय होता था यही गुरु लिया करते थे राज्य में। जो धर्म संबंधी जो भी निर्णय होगा ये धर्माधिकारी के द्वारा ही लिया जाता था। चलिए ठीक है। फिर देखिए इस समय राज्य प्रबंध में सहायता हेतु दो प्रधान, ये प्रधान नहीं होगा दोस्तों, आप इसको नहीं दो प्रधान ही है। इस समय राज्य प्रबंध में सहायता हेतु दो प्रधान वर्ग इसमें बने हुए थे। अब देखिए ये प्रधान वर्ग कौन कौन से थे? मति सचिव और कर्म सचिव। अब जो ये मति सचिव और कर्म सचिव है ना, इनके बारे में थोड़ा सा जान लें। देखिए जो कर्म सचिव है इनके अंतर्गत वजीर, दीवान, लेखवार, कामदार बहुत सारे इसमें पद आया करते थे। जो कि कर्म सचिव, जो देखिए इनका कार्य क्या था? कर्म सचिव का इनका कार्य हुआ करता था, कर्म सचिव। और जो मति सचिव में आएंगे जैसे कुंवर हो गया, राजगुरु हो गए, तो इसमें ऐसे पद आ जाया करते थे। तो मति सचिव और कर्म सचिव मतलब दो प्रधान वर्ग थे इस समय, जो कि राज्य में जो राज्य की सहायता करते थे, जो राज्य प्रबंध था उसमें सहायता ये लोग किया करते थे। तो मध्य सचिव और कर्म सचिव दो भागों में इस समय, या फिर कह सकते हैं दो प्रधान वर्गों में इस समय शासन प्रबंध बटा हुआ था। इनका अपने अपने कर्तव्य थे, अपने अपने कर्तव्यों के अनुसार ये कार्य किया करते थे। चलिए ठीक हो गया। फिर देखिए हम लोग वजीर की बात कर लेते हैं। वजीर यहाँ पर शब्द आया है तो चलिए वजीर डाल देते हैं। कुछ मैं कह रहा हूँ ना, कुछ प्रमुख शासक हैं जिनके बारे में एग्जाम में पूछता रहता है। तो सुदर्शन शाह के वजीर कौन थे? दुर्गादत्त पैन्यूली। जयकृत शाह के वजीर कौन थे? जयदेव डंगवाल। देखिए दोस्तों ऐसा होता है जैसे मान लिया आपको मैं 10 राजा पढ़ा रहा हूँ, अगर मैं सोचिए अगर 10 राजाओं की सूची में उन 10 राजाओं के वजीर एक साथ लिख दूं, आपको याद हो पाएंगे? बिल्कुल नहीं हो पाएंगे। कभी भी कोई चीज़ अगर हम याद करते हैं तो मतलब अच्छा यही रहता है कि हम 2 या 3 नाम एक बार में याद करें। तो आप भी कोशिश ये किया कीजिए जब भी आप, अगर जैसे मैंने आपको 60 राजाओं के में से हम लोग 37 राजा अजयपाल से लेकर 60 राजा मानवेंद्र शाह तक कंटिन्यू पढ़ रहे हैं, एक एक राजा के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की है, तो थोड़ा मुश्किल होता है उन चीज़ों को समझना। तो आप भी ऐसा कोशिश किया कीजिए कि एक दिन में हम लोग एक राजा के बारे में पढ़ें, फिर उसको अगले दिन रिवाइज करें। तो ऐसे करके ऐसा मत नहीं कि एक दिन में ही हमने 4-5 राजा पढ़ने का बिल्कुल बना लिया है मन, ऐसा नहीं। ऐसे आपको कन्फ्यूजिंग ज़्यादा हो जाता है। तो मध्य सचिव और कर्म सचिव दो प्रधान पद रहेंगे। और सुदर्शन शाह के वजीर कौन रहेंगे? दुर्गादत्त पन्यूली। क्वेश्चन बनता है सुदर्शन शाह के वजीर कौन थे? दुर्गादत्त पन्यूली। और जयग्रत शाह के वजीर कौन थे? जयदेव डंगवाल। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। फिर देखिए फतेहपति शाह के वजीर कौन थे? रंगी बिष्ट। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों ये आने वाले एग्जाम के लिए। फतेहपति शाह के वजीर कौन थे? रंगी बिष्ट। या क्वेश्चन ऐसा बन जाएगा रंगी बिष्ट किस परमार शासक के वजीर थे? आपका उत्तर क्या हो जाएगा? फतेहपति शाह। उसी प्रकार गजे सिंह भंडारी किस परमार शासक के वजीर थे? आपका उत्तर क्या हो जाएगा? पृथ्वीपति शाह। चलिए ठीक हो गया। फिर देखिए देवालयों के प्रबंध के लिए उत्तरदायी था, मतलब जो देवालय हुआ करते थे उनका जो प्रबंध करता था उसका जो उत्तरदायित्व था वो किसके ऊपर था? वो था देवालय अधीक्षक के पास। मतलब जो देवालय अधीक्षक होगा उसी के पास ही इसके प्रबंध का जो भी प्रबंध करेगा वो देवालय अध्यक्ष ही करेगा। तो उसी प्रकार से प्रद्युम्न शाह व सुदर्शन शाह के देवालय अध्यक्ष थे हरिदत्त शास्त्री। देखिए अब आप कहेंगे सर इतने सारे राजा हुए हैं आपने उनके बारे में तो बताया नहीं कि उनके देवालय अध्यक्ष कौन थे। तो जितने राजाओं की के बारे में हमको जानकारी प्राप्त होती है उनके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं कि अगर अजयपाल ने भी कोई रखा होगा उसका क्या पता हमको नाम प्राप्त नहीं हुआ हो, किसी भी इतिहासकार ने नाम का उल्लेख ना किया हो। तो जिन नामों का हमको उल्लेख प्राप्त हुआ है हम उन्हीं की चर्चा यहाँ पर करेंगे। अब किसी राजा के बारे में अगर मान लिया प्रदीप शाह है, प्रदीप शाह के शासनकाल में हमें कोई धर्माधिकारी बताया ही नहीं गया तो हम भी कहाँ से पढ़ेंगे? तो जिनकी चर्चा हमको किताबों में मिलती है हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे। तो प्रद्युम्न शाह व सुदर्शन शाह के जो देवालय अध्यक्ष हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे? हरिदत्त शास्त्री। महत्वपूर्ण है क्योंकि जो हरिदत्त शास्त्री हैं वो 2 राजाओं के शासनकाल में देवालय अध्यक्ष का कार्य कर रहे हैं। चलिए ठीक हो गया।
देखिए भू व्यवस्था बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आ गया है, परमाणुओं की भू व्यवस्था। देखिए यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इसलिए बहुत ही ध्यान से इसको सुनेंगे। देखिए परमार शासन में भूमि का स्वामित्व किसमें निहित था, मतलब जो भूमि का स्वामी होगा वो कौन रहेगा, राजा रहेगा। क्वेश्चन बनता है दोस्तों, परमारों में भूमि का स्वामी कौन था, आपका उत्तर क्या हो जाएगा, राजा ही इसमें भूमि का स्वामी था। राजा निम्नलिखित 3 परिस्थितियों में भू स्वामित्व दूसरों को दे सकता था। देखिए वैसे तो राजा जो भू स्वामित्व रहेगा परमारों में वो रहेगा राजा के पास, जो मतलब पूरी भूमि का स्वामी रहेगा वो कौन रहेगा, राजा ही रहेगा। लेकिन कुछ परिस्थितियों में कुछ 3 ऐसी परिस्थितियां थी जिनमें भू स्वामित्व दूसरों को दिया जा सकता था। चलिए ठीक है, उन परिस्थितियों के बारे में हम लोग जान लेते हैं। देखिए पहली तो थी संकल्प या विष्णु प्रति, संकल्प या विष्णु प्रीति, ये विद्वान ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि थी। क्वेश्चन बनता है दोस्तों, परमार वंश में विद्वान ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था, आपका उत्तर क्या हो जाएगा, संकल्प या विष्णु प्रीति भूमि को जो विद्वानों को दी जाती थी इसी को मतलब बोला जाता था। या क्वेश्चन ऐसे बनेगा परमार वंश में संकल्प या विष्णु प्रीति जो जमीन थी या भूमि थी वो क्या थी, वो किनको दी जाती थी, आपका उत्तर क्या हो जाएगा, विद्वान ब्राह्मणों को ही यह भूमि दी जाती थी। चलिए ठीक है, फिर देखिए उसी प्रकार एक जागीर हुआ करती थी। जागीर भूमि किससे दी जाएगी, ये दी जाएगी राज्य अधिकारियों को, जो राज्य के अधिकारी हुआ करते थे उनको ही जागीर के रूप में भूमि प्रदान की जाती थी। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। फिर देखिए रौत भूमि, ये रौत क्या है, रौत भूमि के बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए युद्ध में विशिष्ट साहस एवं वीरता प्रदर्शित करने वाले सैनिकों को रौत भूमि दी जाती थी। देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, रौत ऐसे एग्जाम पूछ लेगा, परमार वंश में रौत क्या था, ऐसे ही पूछ लेता है दोस्तों, रौत क्या था ऐसे ही पूछ लेगा। तो आपको याद रखना है, युद्ध में विशिष्ट साहस एवं वीरता प्रदर्शित करने वाले सैनिकों को दी जाने वाली भूमि को रौत कहा जाता था परमार वंश में। चलिए ठीक हो गया। फिर देखिए शब्द आया यहाँ पर थातवान, इस थातवान के बारे में हम लोग जान लेते हैं। देखिए जिस व्यक्ति या मंदिर को संकल्प, रौत या जागीर में कोई थात या फिर भूमि दी जाती थी उसी को थातवान कहा जाता था। बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन ऐसा बनेगा, थातवान किसे कहा जाता था, आपका उत्तर क्या हो जाएगा, जिस व्यक्ति या मंदिर को संकल्प, रौत या जागीर में कोई थात या भूमि दी जाती थी उसी को ही थातवान कहा जाता था। अब देखिए थातवान इस भूमि पर पहले से बसे कृषकों को हटा नहीं सकता था, मतलब जैसे कि राज्य की तरफ से किसी व्यक्ति को, किसी थातवान को कोई भूमि अगर दी गई, अगर उस भूमि पर पहले से कोई कृषक कार्य कर रहा है तो थातवान में मतलब इसमें कोई अधिकार नहीं होता था कि वह उसको हटा सके। हाँ एक एक प्रकार था, अगर वो उसको राजस्व देना बंद कर दे, जो कृषक पहले से बसा हुआ है वह अगर थातवान को राजस्व देना बंद कर दे तो अब वो उसको हटा सकता था। चलिए ठीक हो गया, तो थातवान को आप समझ गए होंगे। उसके बाद देखिए खाईकर क्या थे, खाईकर के बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए थातवान की भूमि पर बसे किसान थातवान के खाईकर कहलाते थे, मतलब जो थातवान को जो भूमि दे दी गई है राज्य द्वारा उस पर जो बसे हुए किसान होंगे ना उनको ही थातवान के खाईकर कहलाएंगे, मतलब जो थातवान के खाईकर उनको कहा जाता था। चलिए ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर एक शब्द है कैनी, कैनी के बारे में हम लोग जान लेते हैं। देखिए थातवान थात में मिली भूमि के जिस अंश पर स्वयं खेती करने लगता था उस पर वह नए परिवारों को बसा सकता था, मतलब कि थातवान को अगर कोई भूमि दी गई है और वह उस पर खेती कर रहा है, अगर वह चाहता है कि वहां पर कुछ नए परिवारों को बसाए तो वह बसा सकता था, उस पर अधिकार हुआ करता था। तो अगर वह किसी नए परिवार को वहां बसाता था तो ऐसे ही परिवार थातवान के कैनी कहलाते थे। तो दोस्तों ये देखिए तीनों चीजें अलग अलग हैं, कैनी हो, खाईकर हो, थातवान हो। थातवान को राज्य द्वारा जमीन दी गई किस रूप में, संकल्प, रौता, जागीर के रूप में, और यह इसमें अपनी कृषि कर सकता था, कुछ भी मतलब जो इनको कार्य कर सकता था। अब जो इस थातवान की जमीन पर अगर कोई व्यक्ति बसा हो, कोई कृषक बसा हो तो यह जो है थातवान का खाईगर कहलाएगा। और देखिए उसके बाद जो ये कैनी होगा, ये कैनी कौन था, जो वहां पर थातवान के द्वारा नए परिवारों को बसाया जाएगा उस जमीन पर, उसी को कैनी कहा जाएगा और यह थातवान के कैनी कहलाते थे। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग आगे। फिर देखिए सिरतान के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। सिरतान क्या है, देखिए दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये आपको छोड़ने नहीं है, यही एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए सिरतान, थातवान अपनी भूमि पर बसे कृषकों को स्वेच्छा अनुसार, यहाँ पर मात्रा लगेगी, थोड़ी गलती हो गई है, स्वेच्छानुसार अस्थायी रूप से बसा देते थे तथा आवश्यकता पड़ने पर हटा देते थे। ऐसे कृषकों को ही सिरतान कहा जाता है। तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, सिरतान किसे कहा जाएगा, जो थातवान है अपनी भूमि पर अगर किसी व्यक्ति को बसाए और अपनी स्वेच्छानुसार बसाए और उसको हटा भी सकता है, बसा भी सकता है, उसकी मर्जी के अनुसार जो होगा तो ऐसे ही कृषकों को क्या कहा जाएगा, ऐसे ही कृषकों को सिरतान कहा जाता था। चलिए ठीक हो गया। फिर देखिए राज्य की आय का प्रमुख साधन जो इसमें
परमार वंश है, इस परमार वंश में राज्य की आय का जो प्रमुख साधन था या फिर कह सकते हैं प्रमुख कर था, प्रमुख कर था, ये कौन सा कर था? तो ये था सिरती कर। सिरती कर इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण हुआ करता था, प्रमुख साधन था इस समय राज्य की आय का, जो कि एक भूमि कर के रूप में लिया जाता था। चलिए ठीक हो गया। तो सिरती कर को प्रजा कभी कभी बिसाह यानी कि अन्न के रूप में भी चुकाती थी। तो क्वेश्चन बनता है मतलब बिसाह के रूप में या फिर कह सकते हैं अन्न के रूप में कौन से कर को चुकाया जाता था? आपका उत्तर क्या हो जाएगा? सिरती कर को। और देखिए उत्तरी सीमा की प्रजा इस कर को स्वेच्छा स्वर्ण चूर्ण के रूप में भी देती थी। उत्तरी सीमा अगर हम लोग बात करते हैं तो ये वाली भाग हो जाएगा हमारा। तो जो उत्तरी सीमा की जो प्रजा होगी इस कर को स्वर्ण चूर्ण के रूप में भी दिया करती थी। देखिए उत्तराखंड की कुछ नदियां हैं जहाँ से सोना प्राप्त होता है, तो उन नदियों से सोना प्राप्त होता है, तो उसी में से वो लोग सोना वोना जो है प्राप्त करते थे और स्वर्ण चूर्ण के रूप में भी इस कर को देते थे। चलिए ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं आगे। फिर देखिए राज्य में कुछ लावारिस संपत्ति थी। इस लावारिस संपत्ति भी हम कह सकते हैं जो लावारिस संपत्ति थी वो भी राज्य की आय के साधनों में ही गिनी जाती थी। अच्छा लावारिस संपत्ति किस रूप में थी उसको हम लोग जानते हैं। देखिए सबसे पहले आती मुयाली भूमि। अभी मुयाली भूमि क्या थी? भूस्वामी की मृत्यु पर, मतलब अगर कोई व्यक्ति है उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसकी मृत्यु पर राज्य का अधिकार होगा, तो उसको ही मुयाली भूमि कहा जाता था। उसके बाद आता है गयाली भूमि। गयाली भूमि मतलब कब्जा छोड़ अन्यंत्र बसे, जो मतलब जैसे मान ले किसी व्यक्ति की कहीं जमीन हो, अगर उस व्यक्ति को ने वहां पर जमीन छोड़ दी हो, अगर वो दूसरी जगह बस रहा हो तो जहां पर उसने जमीन छोड़ी है उसको बोला जाएगा गयाली भूमि। तो इस गयाली भूमि पर किसका अधिकार होगा? राज्य का ही अधिकार होगा। फिर आएगा औताली भूमि। तो औताली भूमि मतलब संतानहीन व्यक्ति की भूमि पर, अगर व्यक्ति कोई है संतानहीन है तो उस व्यक्ति की भूमि पर किसका अधिकार होगा? वो होगा राज्य का ही अधिकार उसमें होगा। चलिए ठीक हो गया। तो ये तीनों ही आपको याद रखना है। मुयाली भूमि क्या है, गयाली भूमि क्या है, औताली भूमि क्या है। तो दोस्तों ये ऐसे ही क्वेश्चन वर्तमान में बन भी रहे हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन एग्जाम बनते हैं, तो ऐसे ही आपको याद रखने हैं। चलिए ठीक हो गया। फिर देखिए इन प्रकार की भूमि पर राज्य का अधिकार हो जाता था, मतलब जो भी ये भूमि है दोस्तों, इन भूमि पर इस प्रकार की भूमि पर इनको लावारिस भूमि समझा जाता था और इन भूमि पर राज्य अपना अधिकार समझता था। तो मुयाली भूमि, गयाली भूमि और औताली भूमि बहुत ही महत्वपूर्ण है। औताली भूमि इनमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है आने वाले एग्जाम के लिए कि औताली भूमि क्या थी, ऐसे पूछ सकता है। औताली भूमि मतलब किसको औताली भूमि कहा जाता था? मतलब कि संतानहीन व्यक्ति की भूमि को औताली भूमि कहा जाता था, जिस पर राज्य का अधिकार होता था। किसकी हम लोग बात कर रहे हैं? परमार वंश की हम लोग बात कर रहे हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है, जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं ये सारी की सारी परमार वंश में ही घटित हो रही हैं। फिर देखिए डांड क्या था। डांड के बाद बारे में हम लोग जान लेते हैं। देखिए अपराधियों से लिया गया अर्थदंड, मतलब जो अपराधी होते थे उनसे जो भी उनके ऊपर दंड लगाया जाएगा, मतलब जो उनके ऊपर अर्थदंड लगाया जाएगा उसी को डांड बोला जाता था। बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर देखिए अग्रहार क्या होता था। अग्रहार मतलब ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि को अग्रहार भी कहा जाता था। चलिए ठीक हो गया। सदावर्त क्या होता था? धार्मिक कार्य को दी जाने वाली भूमि सदावर्त कहलाती थी। दोस्तों ये क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं। अग्रहार परमार शासकों में ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि क्या कहलाती थी? आपका उत्तर क्या हो जाएगा? अग्रहार। या परमार वंश में धार्मिक कार्यों को दी जाने वाली भूमि क्या कहलाती थी? आपका उत्तर क्या हो जाएगा? सदाव्रत। परमार वंश में अपराधियों से लिया जाने वाला अर्थदंड क्या कहलाता था? आपका उत्तर क्या हो जाएगा? डांड कहलाता था। तो इसी तरीके से क्वेश्चन बनते हैं और आपको ऐसे ही याद करने हैं। फिर देखिए पवार काल में राजस्व का प्रमुख अधिकारी कौन था? मतलब जो राजस्व था, जो राजस्व को एकत्र करेगा जो व्यक्ति, उसका जो प्रमुख व्यक्ति मतलब कहते हैं सबसे मतलब बड़ा व्यक्ति कौन था? वो था दप्तरी। तो क्वेश्चन बनता है परमार वंश में राजस्व का सबसे प्रमुख अधिकारी कौन था? आपका उत्तर क्या हो जाएगा? दप्तरी। ऐसा नहीं कि एक ही व्यक्ति राजस्व को एकत्र करने का एक ही व्यक्ति का काम होगा। राजस्व एकत्रित करने के लिए भी कुछ और भी व्यक्ति होंगे, कुछ और व्यक्तियों की भी नियुक्ति होगी। अब एक ही व्यक्ति थोड़ी वहां पर कार्य कर पाएगा सारा का सारा। तो जो हेड मैं कह सकता हूँ, जो हेड था वो दफ्तरी ही उस समय था। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग आगे। फिर देखिए यहाँ पर एक शब्द आता है आसामी। इस आसामी शब्दों को समझते हैं सबसे पहले। देखिए राजा की आज्ञा से कृषि भूमि पर कृषि करने वालों को आसामी कहा जाता था। देखिए महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन ऐसे बनता है दोस्तों कि राजा परमार वंश में राजा की आज्ञा से कृषि भूमि पर कृषि करने वाले को क्या कहा जाता था? आपका उत्तर क्या हो जाएगा? आसामी कहा जाता था। अगर हम लोग बात करते हैं आसामी कितने प्रकार के थे, क्वेश्चन बनता है कि परमार वंश में आसामी कितने प्रकार के हुआ करते थे? आपका उत्तर क्या हो जाएगा? ये 3 प्रकार के यह हुआ करते थे।
पहला है मौरूसीदार, दूसरा है खायकर, तीसरा है सिरतान। तो ये तीनों नाम आपको याद रखने हैं। कभी कभी क्वेश्चन में एग्जाम में तीनों के नाम पूछ लिए जाते हैं, तो आपको याद रखना है। आसामी 3 प्रकार के थे, मौरूसीदार, खायकर और सिरतान। चलिए ठीक हो गया। इस समय भूस्वामित्व राजा में निहित था, अतः कृषक जमीन का लेन देन नहीं कर सकते थे। मतलब कि मैं आपको बताता हुआ आ रहा हूँ, जो पूरी राज्य की जो भूमि है उसका स्वामी कौन रहेगा? राजा ही रहेगा। राजा अपनी स्वेच्छा से किसी व्यक्ति को कार्य, जैसे कोई धार्मिक कार्य हो उसके लिए दे देगा, या फिर किसी कृषक को दे देगा, या फिर रौत के रूप में किसी को जमीन दे देगा, लेकिन उनको उसे बेचने का हक नहीं हुआ करता था। तो जमीन का लेन देन इसमें कोई नहीं कर सकता था। जो जमीन का लेन देन है वो सिर्फ और सिर्फ राजा ही करेगा। अगर हम लोग बात करते हैं इस काल में जो भूमि कर था वो क्या था? 7/8 नगद राशि के रूप में हुआ करता था। चलिए ठीक हो गया। तो दोस्तों पहला पार्ट हमने आज कंप्लीट कर लिया है। मैंने आपको बताया था कि 2-3 पार्ट में हम इसको पढ़ेंगे, एक ही पार्ट में काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो भू भू व्यवस्था भी हमने इस समय जो उसमें पद हुआ करते थे, या फिर कोई लावारिस भूमि हो, तो जिस प्रकार कोई दान दी गई भूमि हो, उनको क्या कहा जाता था, उसके बारे में हमने यहाँ पर अध्ययन कर लिया है। अगला पार्ट 2-3 पार्ट में हम इसको कवर करेंगे। एक ही पार्ट में कवर करना दोस्तों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि काफ़ी लंबा हो जाएगा एक ही पार्ट में पढ़ाना। तो 1 आध घंटे की वीडियो हो जाएगी, जिसमें आपको देखने में भी मज़ा नहीं आएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। कुछ पूछना होता है तो कमेंट कर लिया कीजिए। और दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। अगर आप देख रहे हैं पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए।